हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पिछला क्लासेस। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैट्स। मतलब जो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं इनको हम लोग सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। इनमें ज़्यादा हमारा टाइम नहीं वेस्ट होने वाला। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, 5 से 6 क्वेश्चन बड़े इजीली 5 से 7 मिनट में ये हमारे हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, इसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें हमारे टॉपिक रहेंगे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट, ओजी कर्व। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हमारे पास रहता है पिक्टोग्राफ। मतलब कि पहले डाटा को क्या था, नंबरों की बजाय पिक्चर से डिनोट किया जाता था। तो उसमें रहता क्या था, जो हमारा एक पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां पे डाटा को पिक्चर से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चन ऑन द डाटा एट ए ग्लांस। उस पॉइंट पे हमें क्वेश्चंस के आंसर करने में वो हेल्प करता था। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक पिक्चर से हमें दर्शाया गया है कि क्लास में एक अब्सेंटी है। तो 30 क्लास की स्टूडेंट थी, 30 स्टूडेंट की क्लास थी, और उसमें से अगर मंडे की मैं बात करूँ, यहाँ पे टोटल 5 पिक्चर्स हैं। तो मतलब कि मंडे को जो है वो 5 लोग अब्सेंट थे। सिमिलरली ट्यूसडे को कितने, 4 लोग अब्सेंट थे, 2 लोग अब्सेंट थे, थर्सडे को 0, फ्राइडे को 1, एंड सैटरडे को हमारे जो है वो टोटल 8 लोग जो है वो अब्सेंट थे। ठीक है। अब पिक्टोग्राफ का क्या रहता था, पिक्टोग्राफ में ये है कि भाई एक इमेज से हम लोग कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे डाटा कई बार हमारा जो है वो पूरा प्योर, या मतलब हमें यूं कह सकते हैं कि भाई क्लैरिटी नहीं मिलती थी। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक पेज की जगह एक अब्सेंटी है, अगर मैं एक पेज की जगह 10 अब्सेंटी लिख दूं और कल को मुझे लिखना हो कि भाई 7 लोग अब्सेंट है, तो मैं वहां पे वो पिक्टोग्राफ से उसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। तो पिक्टोग्राफ के जहाँ पे फायदे थे वहां पे उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने जो नया डिस्कवर करा वो करा बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या रहता है, इसकी देखो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बार ग्राफ में हमारा रहता है बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। एक तो भाई ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल बार की जो विड्थ है वो भी बराबर रहनी चाहिए, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बराबर रहना चाहिए। अब जो ये है वो बार हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, हम वर्टिकल भी बना सकते हैं। बात समझ में आई। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से, एक तो इनके बीच की विड्थ और दो बार्स के बीच का डिस्टेंस ये हमारा जो है वो सेम रहना चाहिए। सच मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इज कॉल्ड ए बार डायग्राम और ए बार ग्राफ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक यूनिट लेंथ जो है वो 10 करोड़ को शो करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 36, 36.5 जैसा भी डाटा रिप्रेजेंट करना हो वो हमारे लिए इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक नंबर लिखा मिलेगा आपको। समझ में आ गई बात। अब इसमें रहता क्या है, बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। जो बार ग्राफ में बार की हाइट रहती है, दैट गिव्स द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। उसके बाद लिखा हुआ है कि बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ इक्वल गैप्स इन बिटवीन। इक्वल विड्थ के होते हैं और इक्वल गैप इनके बीच में रहता है, कि अगर ये मान लो एक्स है तो ये हर जगह एक्स होगा। ठीक है। और अगर इनके बीच में डिस्टेंस ये वाई है तो इनके बीच में ये हर जगह वाई ही रहेगा। तो इनका कहने का मतलब ये है। उसके बाद बारी आती है हमारा डबल बार ग्राफ की। डबल बार ग्राफ में क्या रहता है, ए बार शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डाटा। तो भाई डाटा को कंपैरिजन के लिए हमें डबल बार ग्राफ की जरूरत पड़ती है। जैसे यहीं पे अगर मैं देखूं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट है 2005-6 में उसके कितने नंबर थे और 2006-7 में कितने, तो उसका कंपैरिजन हमने किया हुआ है। अगर 5-6 की बात करूं तो मैथ में उसके 30 नंबर थे। वहीं 6-7 की बात की जाए तो वहीं उसके नंबर जो है वो 60 हो गए। मतलब कि 2 साल का डाटा एक साथ कंपेयर कर दिया हमने, तो यहाँ पे 2 बार हमने यूज कर दिए। ठीक है ना। ओवरऑल देखा जाए तो 2006-7 में जो बंदे की परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रही है, सिर्फ एक इंग्लिश के सब्जेक्ट को छोड़ के।
ठीक है ना, हिंदी में बराबर रहा है, साइंस में भी इम्प्रूव करा, सोशल साइंस में भी इम्प्रूव करा, मैथ्स में तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव करा। मैथ्स तो मेरे को लग रहा है कि हमारा स्टूडेंट था कोई फिर, है नहीं। अगला देखते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या रहता है, दिस इज इन फॉर्म, दिस इज ए फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ्स बट दे यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल हमारे कंटिन्यूस भी रहते हैं, डिस्क्रीट भी रहते हैं, है ना। डिस्क्रीट तो हमारे कुछ इस तरीके के होते हैं कि जैसे मैंने लिख दिया 5, 10, 15, 20, ये एक्सआई लिख दिया, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, तो ये हो गए डिस्क्रीट। कंटिन्यूस हमारे जो होते हैं वो होते हैं कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो ऐसे डाटा को रिप्रेजेंट अगर मुझे करना हो तो मैं बार ग्राफ के बीच में स्पेस को जो है वो मतलब बिल्कुल जीरो कर दूंगा, क्योंकि जीरो करने का रीजन क्या रहता है, यहाँ पे जहां पे पहले वाली क्लास का बार खत्म हो रहा है या इंटरवल खत्म हो रहा है वहीं से दूसरे का स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए दो बार्स के बीच में कोई डिफरेंस या कोई गैप नहीं रहता हिस्टोग्राम के अंदर। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है ना। बट जो इसकी हाइट है वो हमारी हाइट इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही रहती है, या फिर मतलब हाइट की जो बात करूं अगर मैं बार ग्राफ की, तो वो एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी नहीं बताता हर केस में। कुछ केसेस में क्या रहता है, उसकी जो हाइट है वो हमारी अकॉर्डिंग टू द इंटरवल ऑफ द डाटा हो जाती है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम मतलब इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमारे थ्योरी के काफी क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और चांसेस है कि अभी आगे भी ये पूछ सकता है, क्योंकि हिस्टोग्राम की थ्योरी में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉमन क्वेश्चन ये बनता है कि जो इसकी हाइट है वो फ्रीक्वेंसी बताता है, तो वो उसका आंसर है नो, ये हर केस में नहीं बताता। समटाइम क्या होता है, हम क्वेश्चन ऐसा भी देखते हैं कि जो ये क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल कभी कभी बराबर नहीं रहता, तो हम लोग क्लास इंटरवल को बराबर रख के उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी हाइट आएगी वो लेते हैं बार की हाइट, ना कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हर केस में नहीं ली जाती। अगर आपके पूरे क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल का साइज है वो बराबर है, ठीक है ना, वो बराबर है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम लोग बार की हाइट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बार्स ऑफ इक्वल बिट्स विद नो गैप इन बिटवीन। सबसे पहला तो वही है कि बिट्स इक्वल होनी चाहिए और गैप इनमें नहीं होना चाहिए। हाइट ऑफ ए बार गिव्स द नंबर ऑफ डाटा आइटम इन ए पर्टिकुलर ग्रुप एंड इज द फ्रीक्वेंसी। देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी जो है वो डाटा का हाइट बन सकता है, बार का हाइट बन सकता है। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कि भाई कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ही हाइट नहीं होती, हमें क्लास साइज के कोरस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली देखना होता है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे है जैक्ड लाइन ब्रोकन लाइन हैज बीन यूज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर्स बिटवीन 0 to 20। अब यहाँ पे डाटा हमारा 20 से शुरू हुआ ना, तो 0 से 20 के बीच में नहीं था कुछ भी, तो इसीलिए हमने ये जो है वो जैक्ड लाइन को यूज किया, ठीक है। हिस्टोग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। यहाँ पे चेक कीजिए 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, मतलब हर केस में जो हमारा है वो क्लास साइज बराबर है। तो जो फ्रीक्वेंसी थी उसी को मैंने हाइट बना दिया बार की, जो फ्रीक्वेंसी थी उसी को मैंने क्या कर दिया, हाइट बना दिया बार की। 9, 6, 15, 3, 1 और ये 2, ऐसे। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे अगर मैं पहले का साइज चेक करूँ वो 20 है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सभी का साइज 10 है, और यहाँ पे साइज हमारा 30 है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसी को ही मैं हाइट बना दूंगा। अगर मैं उसी को हाइट बनाता हूँ, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 20 तक जो है वो 7 है, मतलब कि अगर मैं क्लास साइज 10-10 की उसमें चेंज कर दूं तो मतलब 0 से 10 तक भी 7 हो गया, 10 से 20 तक भी 7 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 10 के साइज में मुझे अगर करना होगा तो वो 7 7 7 बन रहा है, ठीक है।
तो इस हिसाब से 0 से 30 के बीच में, 0 से 20 के बीच में 14 हो जाएंगे, बट डाटा में तो हमें यहाँ पे 7 ही गिवन है। सिमिलरली 70 से 100 के बीच में यहाँ पे 21 हो जाएंगे, बट हमें तो यहीं पे, सॉरी 21 नहीं 24, यहाँ पे 8 ही गिवन है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे क्लास साइज 20 के लिए फ्रीक्वेंसी 7 है, तो 10 के लिए कितनी हो जाएगी, तो वो मेरी हो जाएगी 7/2। सिमिलरली यहाँ पे क्लास साइज 30 के लिए अगर फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 10 के लिए कितनी हो जाएगी, तो वो बन जाएगी मेरी 8/30 गुणा में 10, दैट मीन्स 8/3 होगी। ठीक है ना। तो अब मैं जो है वो हाइट इनकी कम कर दूंगा, मतलब यहाँ पे रखूंगा इसकी 3.5 पे, और 2.66 पे, मतलब वो कहीं यहाँ आगे देख के चलते हैं, चलो चेक करो। यहाँ पे मैंने 3.75 कर दी, 3.5 सॉरी 7 था ना, हाँ ये 3.5 बन गया, और इधर ये भी 8/3 बन गया, 2.67, 2.67। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं, और उसको फिर हम लोग बार ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं, बार की हाइट बना देते हैं। ठीक है ना। सिंस वी हैव कैलकुलेटेड दिस लेंथ फॉर एन इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स इन ईच केस, इन हर केस में हमने इंटरवल ऑफ 10 के लिए हमने इसको कैलकुलेट करा है। दीज लेंथ हैज प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क इंटरवल। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की अगर मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा क्या होता है, ज्वाइन द मिड पॉइंट, ये हमारा हिस्टोग्राम का ही पार्ट है। हिस्टोग्राम में जितने भी होते हैं ना, हिस्टोग्राम में जो मेरे बार होते हैं, मैं उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, जैसे मैंने इनको ज्वाइन कर, ठीक है। बट जहां जहां मैंने अभी तक ज्वाइन करा है ना, वहां पे ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा पॉलीगन नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, जहां से स्टार्ट हुआ है उससे पहले का एक इंटरवल जीरो फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद का एक इंटरवल जीरो फ्रीक्वेंसी का और कंसीडर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जीरो फ्रीक्वेंसी का एक इंटरवल कंसीडर हुआ, सिमिलरली यहाँ पे भी। ठीक है ना। तो जब मैंने इन सबको ज्वाइन कर दिया, तो मेरा ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द बार्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं, और लास्ट में उसे एक्सिस के साथ भी ज्वाइन करना होता है, तो वो पूरा कंप्लीट हमारा बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक्सिस के साथ ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा पहला इंटरवल होता है उससे पहले का एक जीरो फ्रीक्वेंसी का, और जो आखिरी इंटरवल होता है उसके बाद का एक जीरो फ्रीक्वेंसी का इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं, और उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं एक्सिस के साथ। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक चीज ये रहती है कि एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो हमारा रहता है एरिया ऑफ हिस्टोग्राम के बराबर। देखो, ऑल दो देयर एग्जिस्ट नो क्लास प्रोसीडिंग द लोअर क्लास, और ये तो हो गया सर। जो हमने ये लिखा हुआ है ना बोल्ड में, देखो, मेक द एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन द सेम एज द एरिया ऑफ द हिस्टोग्राम। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी एरिया उतना ही होता है जितना हिस्टोग्राम का होता है, तो ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे है हमारा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हमें क्या कहता है, पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। ये सर्कल ग्राफ shows the relationship between a whole and its part. Here the whole circle is divided into the sectors. The size of each sector is proportional to the activity or information it represents. तो भाई पूरे का उसके फ्रैक्शन के साथ हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वो पाई होता है। जैसे एक एग्जांपल, हम लोग दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में हम लोग कितने घंटे कहाँ स्पेंड करते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोग डिनोट कर सकते हैं पाई से। तो जो होल होता है वो एक सर्कल से डिनोट किया जाता है, और जो हमने शो करना होता है वो सेक्टर्स में हम लोग शो करते हैं। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात बताऊं, तो टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे, टोटल 24 घंटे का दिन होता है, जिसमें से 8 घंटे वो सो के गुजारता है।
तो 24/8, सॉरी 8/24 कितना हो गया, 8/24, और 360 डिग्री का होता है तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, ये 120 डिग्री बन गया। तो मतलब कि जो यहाँ पे मैं इसके लिए एंगल लूंगा वो 120 डिग्री लूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही स्कूल के लिए 6 घंटे, क्या लिखा हुआ है ये, प्ले के लिए 3 घंटे, अदर्स के लिए 3 घंटे, होमवर्क के लिए 4 घंटे। तो ये उस भाई का, हमारा जो है वो पूरा बढ़िया दिनचर्या निकलता है। अगला बंदा 8 घंटे सोता है, 1/3 जिंदगी तो वो सो के निकाल देता है ना। आप लोग भी ऐसा ही करोगे क्या? अभी तक जो हमने ग्राफ देखे वो फ्रीक्वेंसी के लिए देखे। अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए देखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मेन पर्पस क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी में क्या है, वो हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट देता है, उसके बीच की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि कितनी बार लाई कर रही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट ये है कि हमें या तो ये पता होना चाहिए कि अपर लिमिट से नीचे नीचे कितने हैं, या हमें ये बताने के लिए पता, सीएफ का हम लोग यूज करते हैं कि लोअर लिमिट से ऊपर ऊपर कितने हैं, है ना। अब जैसे अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, यहां से 0 से 10 लिखा हुआ है, 0 से 10 के बीच में 5 लोग हैं, तो मतलब कि 10 से नीचे नीचे कितने, 5 लोग हैं। फिर उसके बाद इधर ही देखते हैं, 10 से 20 के बीच में टोटल कितने, 3 लोग हैं। बट अगर मैं बोलूं 20 से नीचे नीचे कितने, तो ये वाले 5 भी 20 से नीचे, ये वाला 3 भी, तो टोटल कितना हो गया ये, 5 और 3 8। सिमिलरली 30 से नीचे कितने, तो वो 8 और 4 12। 40 से नीचे कितने, 12 और 3 15। 15 से नीचे, सॉरी 40 से नीचे, 50 से नीचे कितने हैं, 18। 60 से नीचे कितने हैं, 22। 70 से नीचे कितने आ रहे हैं हमारे, 29। और 80 से नीचे 38, देन 45, और 100 से नीचे टोटल कितने आ रहे हैं, 53। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं हम लोग इसलिए, इस पर्पज से कि हमें यह पता चल सके कि लोअर लिमिट से नीचे, लोअर लिमिट से ऊपर कितने बंदे हैं, या फिर अपर लिमिट से नीचे कितने बंदे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी को यूज करके हम लोग कर्व बनाते हैं, ठीक है ना। हमारी एक ओगिव कर्व रहती है, वो ओगिव कर्व जो है वो, देखना इधर, ओगिव कर्व जो है वो दो तरीके की होती है, एक लेस देन ओगिव, और एक मोर देन ओगिव। देखो लेस देन ओगिव में क्या रहता है, यहां पे रहता है अपर लिमिट, और यहां पे रहते हैं हमारी कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी कर ली, कर लीजिए। मोर देन ओगिव में रहता है लोअर लिमिट। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लोअर लिमिट से ऊपर ऊपर कितने हैं, ठीक है ना। जब हम लेस देन ओगिव की बात करें तो कर्व हमारी कुछ ऐसी बनती है, मतलब इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहती है, और जो ये है वो हमारा स्लोप ऐसे रहती है, इसकी जो स्लोप है वो कैसी रहती है हमारी, नेगेटिव रहती है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बनता कैसे है वो देखते हैं। देखो अगर मैं उसी पिछले क्वेश्चन की बात करूं, लेस देन 10, 10 से नीचे नीचे कितने हैं, 5। 20 से नीचे कितने हैं, 8। तो मैं इस तरीके से ही जो है वो पॉइंट बनाता रहूंगा। जैसे 10 से नीचे कितने थे हमारे, 5 थे, तो जो मेरा ये पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा बनेगा 5,10। फिर ये पॉइंट, सॉरी 10,5,
ये पॉइंट मेरा बन जाएगा 20,8। 30 के केस में कितना आ रहा है 12, तो ये पॉइंट मेरा बन जाएगा 30,12। मतलब ऐसे मैं ये पॉइंट बनाता जाऊंगा और लास्ट में इन सबको ज्वाइन कर दूंगा। तो ये हमारा बन जाएगा लेस देन ओगिव कर्व। ठीक है ना, इसकी स्लोप जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसमें जो ग्राफ बनता है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो लेस में क्या रहता है, बाकी चीजें मोर रहती हैं। लेस वाले में जैसे स्लोप है वो मोर, मोर मतलब पॉजिटिव, लिमिट जो है वो भी अपर रहती है ना कि लोअर। तो लेस वाले में बाकी की चीजें जो है वो लेस से अपोजिट है। लेस देन होगी में लिमिट भी अपर यूज की जाती है और उसकी स्लोप भी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ऐसे अगर मैं मोर देन ओगिव की बात करूं तो उसमें जो हमारा कर्व बनता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लोअर लिमिट के बीच में बनता है कि लोअर लिमिट से ऊपर ऊपर कितने हैं। जैसे 0 से ऊपर कितने थे, 53 थे, तो 53 यहां पे आ गया। 10 से ऊपर ऊपर कितने थे, 53 में से मैंने 5 माइनस करे तो 10,48। 20 से ऊपर ऊपर कितने थे, 45। ठीक है जी, लेस देन होगी में स्लोप नेगेटिव, मोर देन होगी में स्लोप पॉजिटिव। अब यहाँ पे बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि भाई इन दोनों को अगर मैं एक ही उस पर ड्रॉ कर दूं ना, और जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे मोर देन और लेस देन होगी को मैंने इंटरसेक्ट करा, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, वो मीडियन हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, वो मीडियन हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये सीडीएस 2007 का क्वेश्चन है। फॉर लेस देन ओगिव कर्व द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। लेस देन के लिए बाकी की चीजें मोर रहती हैं, तो मतलब अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो ए आंसर आ जाएगा। ऐसे ही विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व इज obtained by joining the midpoint of the top of the adjacent rectangle with smooth curve। तो पहला पॉइंट तो ठीक है, हिस्टोग्राम इज ड्रॉन फॉर कंटिन्यूअस डाटा, दूसरा पॉइंट भी ठीक है। द हाइट ऑफ बार इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया। अब ये पॉइंट गलत क्यों हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है हाइट ऑफ बार नहीं बताता, वो क्लास इंटरवल के साइज के अकॉर्डिंग जो बनता है वो बताता। मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी, बिल्कुल हिस्टोग्राम से हम लोग मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मोड कौन सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वन कैन प्रिपेयर। हिस्टोग्राम से हम लोग क्या बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों ही बना सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी ओनली। चलो जी, ये क्वेश्चन आपने करना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सारे। हाँ जी बच्चा लोग, अभी अभी हमने कंप्लीट करा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ठीक है जी, अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा में हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं। हम लोग मीन पढ़ते हैं, हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग मोड के बारे में पढ़ते हैं। मीन, मीडियन, मोड, ये तीन सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा होते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा से मतलब क्या है, मतलब कि डाटा का एक ऐसा नंबर जिसके सराउंडिंग में पूरा डाटा को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, या उस एक नंबर से हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन का मतलब होता है हमारा वैसे एवरेज,
सॉरी अर्थमेटिक मीन का। वैसे तो मीन कई तरह के रहते हैं हमारे। अर्थमेटिक मीन रहता है, ज्योमेट्रिक मीन रहता है, हार्मोनिक मीन रहता है, बट हम अभी के लिए अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे, बट सबसे पहले एक और सेंट्रल टेंडेंसी को कंप्लीट करने के बाद। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है वो हमारा एवरेज भी होता है, ठीक है ना। अगर मैं किसी डाटा का एवरेज निकाल रहा हूँ, अगर मान लो हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो मान लो 60 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं यही समझूंगा ना कि भाई हर किसी बच्चे का जो स्कोर है वो 60 के सराउंडिंग में। अब हो तो ये भी सकता है कि भाई जो स्कोर है वो 100 हो, किसी का 0 भी हो सकता है, बट एवरेज स्कोर हमारा कितना रहने वाला है, दैट विल बी द 60 ओनली। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी का क्या रहता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी कई तरीकों से हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मीन का तो चलो अर्थमेटिक मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन का इन तीनों की डेफिनेशन हमारी सेम रहेगी। डाटा हमारा अलग अलग तरीके का होता है, बट हर डाटा में हम लोग जो मीडियन, मोड या मीन निकालेंगे उनकी डेफिनेशन हमारी सेम रहेगी, ठीक है ना। कई बार तो क्या होता है कि हम लोग सभी की ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, तो मतलब मीन हमारा क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मीडियम हमारा क्या रहता है, स्टेप वन, इसमें दो स्टेप होते हैं। स्टेप वन में तो क्या रहता है, डाटा को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा को लिखेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे, मिडल टर्म जो हमारी होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। और मोड हमारा क्या रहता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी रहती है, मतलब जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम अकर करता है वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी रहती है उसे हम लोग बोल देते हैं मोड। आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ये बेसिक डेफिनेशन है। हमारा जो डाटा है वो आगे अलग अलग तरीके का आएगा, दो तीन तरीके का हम लोग डाटा हम लोग पढ़ेंगे। हर एक डाटा में हमारा जो फॉर्मूला ड्राइव करने का एक बेसिक रहेगा, एक ओरिजिन रहेगा, वो यही डेफिनेशन से रहने वाली है। यहीं से हम लोग डाटा का जो है वो अलग अलग डाटा का जो है वो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब मैं डाटा की बात बताऊं, अगर टाइप्स ऑफ डाटा की बात बताऊं, अगर मैं टाइप्स ऑफ डाटा में एक हमारे पास रहता है अनग्रुप्ड डाटा, और एक हमारा रहता है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड में फिर एक हमारे पास आता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, और एक आता है हमारे पास कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी लिख लो। तो इनमें फर्क क्या रहता है, अगर मैं इनका एग्जांपल लिखूं तो अनग्रुप्ड डाटा कुछ इस तरीके का होगा कि हमें नाम दे दिए गए होंगे और उनका एवरेज स्कोर दे दिया होगा। मान लो ए है, उसका स्कोर 60 है, बी है, उसका स्कोर 65 है, सी है, उसका स्कोर 69 है, डी है, उसका स्कोर 29 है। तो मतलब ऐसे ऐसे करके ये अनग्रुप्ड डाटा है। फिर एक हमारा होता है ग्रुप्ड में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वो कुछ इस तरीके का रहता है,
जैसे मान लो क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 आया है, 99 आया है, 98 आया है, 97 आया है, 96 आया, इस तरीके से। यहाँ पे 10, यहाँ पे मान लो 12, 15, 17, 20। फिर कंटिन्यूस डाटा हमारा वो रहता है कुछ इस तरीके का। क्लास साइज लिखा होगा, क्लास इंटरवल लिखा होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कि 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 2, 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 4, 20 से 30 के बीच में कितने हैं, 7, कुछ इस तरीके से। तो ये जो डाटा रहता है वो हमारा कंटिन्यूस रहता है। तो मुझे हर एक डाटा के लिए मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी एक एक करके देखते हैं। अनग्रुप्ड के लिए तो मैंने आप लोगों को जो है वो डेफिनेशन लिखवा ही दी है। ठीक है। स्टिल सबसे पहले अगर मैं अनग्रुप्ड की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन हमारा क्या होता है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा मीन रहने वाला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं मीडियन की बात करूं ना, मीडियन के केस में स्टेप 1 तो हमारा वही है, राइट ऑल द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 2 हमारा रहने वाला है, देखो इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर, अच्छा यहाँ पे पहले वो लिख देते हैं कि जो हमारा मिडल टर्म होगा ना वही हमारा क्या होगा यहाँ पे, मिडल टर्म विल बी द मीडियन। तो यहाँ पे केस कुछ इस तरीके से रहता है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ओड, तो हमारा जो मीडियन होगा ना, मीडियन जो होगा वो n+1/2 टर्म होगी। ठीक है जी। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा जो है वो अगर इवन होता है तो जो हमारा मीडियन होगा, मीडियन रहेगा जो दो टर्में हैं मिडल की उनका एवरेज। ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है मोड की।
मोड का तो सिंपल है, ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम टाइम। ठीक है, या यूं कह लो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो हमारा मोड वेव है। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप्ड में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? देखो, एग्जांपल से ये आप लोगों को क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमें एक्स आई और यहाँ पे हमें एफ आई दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 9 9 7 3। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आई एफ आई। मतलब कि जो ये एक्स आई और एफ आई दे रखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा एक्स आई है वो 2 टाइम है, मतलब जैसे 1 है वो 2 टाइम है, क्योंकि 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है। जो 2 है वो 9 टाइम है। सिमिलरली 3 जो है वो भी 9 टाइम है। 4 जो है वो हमारा 7 टाइम है। 5 जो है वो 3 टाइम है। तो अब मैं अगर इन सभी ऑब्जर्वेशंस को एक एक करके ऐड करने बैठूंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 1 into 2। सिमिलरली अगर ये 9 टाइम है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 into 9। ये 3 भी 9 टाइम्स है, तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 3 into 9। तो कहने का मतलब हमें चाहिए क्या, एक्स आई एफ आई। तो इस केस में हमारा जो मीन होता है वो बन जाता है समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी होगी, जितना फ्रीक्वेंसी का सम होगा, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो अब इस केस में निकालते हैं, ये हमारा बन गया 2, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 7 4 जा 28, 5 3 जा 50। तो समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई क्या बन रहा है हमारा, 8 2 10 7 17, 17 और 8 25 और 5 30, 0 3 आंसर, 3 और 1 4, 4 4 8 और 1 9, डिवाइड बाय समीशन हमारा कितना आएगा, 20 27 और 30। तो डिवाइड करने पे जो मीन आ रहा है वो हमारा आ रहा है 3। आई होप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हमारा मीन कैसे निकलता है वो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बारी आती है मीडियन की। तो मीडियन के लिए क्या रहता है, मीडियन के लिए हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। एग्जांपल से आपको समझाते हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था।
तीन, दो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 5 और 4। अब अगर मैं यहां से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूं, तीन, तीन दो पाँच, पाँच पाँच 10, 10 और 4 14। अगर मैं समीशन ऑफ एफ आई करूंगा तो वो भी हमारा 14 बनेगा। मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब मेरे पास कितनी होगी यहाँ पे, इवन हो गया। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो हमारा मीडियन यहाँ पे क्या आएगा, n बाई टू टर्म प्लस में n बाई टू प्लस वन टर्म एंड होल डिवाइडेड बाई टू ओनली। n बाई टू टर्म मेरी यहाँ पे 7 प्लस 8 बाई टू बनेगा। अब मुझे ऑब्जर्व ये करना है कि अब 7th और 8th टर्म आएगी कहां पे हमारे, तो वो हमें पता चलता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। मतलब कि पहली तीन टर्म जो है वो दो है, तीन के बाद पांच तक जो टर्में हैं वो पांच है, पांच के बाद 10 तक, मतलब 6 से लेके 10 तक जो टर्म्स है वो 6 है। तो मुझे सातवीं और आठवीं चाहिए थी, तो मतलब कि सातवीं और आठवीं जो मेरी टर्म है वो ये 6 होगी। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, 6 प्लस 6 बाई टू, दैट विल बी 12 बाई टू, दैट विल बी 6 ओनली। ठीक है जी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें यह पता चलता है कि गिवन फ्रीक्वेंसी से नीचे नीचे बंदे कितने हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन हमने वही यूज करी यहां पे भी। उसके बाद बारी आती है मोड की। मोड का तो सिंपल बता ही रखा है, मोड के केस में हमारा क्या रहता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी भी आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखेगी वो हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूस इंटरवल के लिए। तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रहता है, जैसे मीन के लिए फॉर्मूला तुम्हारा वही रहेगा, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, बट उस केस में होता क्या है, हमारे पास ना एक्स आई होता नहीं है, हमें एक्स आई जो है वो एज्यूम करना पड़ता है। जैसे एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ,
हमें सी आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है। सी आई दिया हुआ है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 20, 14, 16, 18 और 22। अब यहां पे मेरे पास एक्स आई नहीं है, तो एक्स आई हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई हम लोग लेते हैं जो भी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होती है डिवाइड बाय 2 से, ठीक है ना। तो यहाँ 0 और 8 के बीच का मिडल टर्म मतलब इनका एवरेज, इनका एवरेज बनता है 4, तो 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 12, 20, फिर आ जाएगा 28, 36 और 44। तो मुझे एक्स आई भी मिल गया, मुझे एफ आई भी मिल गया। अब मेरे को निकालना है एक्स आई एफ आई, ठीक है। तो एक्स आई एफ आई कितना हो गया यहाँ पे, 10 इंटू 4 40, 12 इंटू 20 240, 14 इंटू 20 280, 16 इंटू 28, तो ये हमारा हो जाएगा 16, 16 और 28, 12 का गैप है 6, 22, 22 का स्केयर हो गया 484 माइनस 36, 448, 18 गुणा 36, 18 का स्केयर 324, 324 गुणा 648, 22 गुणा 44, 22 का स्केयर 484 गुणा 2 कर देते हैं तो 9, 6, 8, 968। ठीक है, अब इन सबका ऐड कर देते हैं। पहले समीशन ऑफ एफ आई मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, समीशन ऑफ एफ आई आ जाएगा, इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा 100, और समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई मेरा क्या बन रहा है यहाँ पे, इन सबको ऐड करने पे हमारा बन रहा है 2624। तो हमारा मीन यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2624 डिवाइड बाय 100। अब आगे देखते हैं हम लोग कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में मीडियन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में मीडियन निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इन टू में क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एल, एन बाई टू, सी एफ, एफ, ये सब चीजें क्या है या ये कहाँ से हमें मिलेंगी, उन सब के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है मीडियन क्लास। स्टेप 1 हमारा यही होता है फॉर्मूले में वैल्यू यूज करने के लिए, फाइंड आउट द मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास हमारी वो होती है जहां पे हमारी मिडिल टर्म लाई करती है। मीडियन क्लास इज द क्लास वेयर मिडल टर्म विल लाई, मिडल टर्म लाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये है क्या क्या चीज, अगर मैं स्मॉल एल की बात करूं तो ये हमारा होता है लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। मीडियन क्लास हो रही, मिडिल क्लास बोल रहा हूँ। जो हमारा एन है ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहता है,
विच मीन्स समीशन ऑफ एफ1। सी एफ हमारा क्या होता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, cumulative frequency of the preceding class। जो यहाँ पे f है, f हमारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और i हमारा रहता है क्लास साइज। ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने यूज करना है। अब एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 7, 5, 12, 23, 23 और 6, 29, 29 और 4, 23। तो जो हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई आ रहा है वो कितना आ रहा है? 33 आ रहा है। तो हमारी जो मिडल टर्म होगी वो कौन सी होगी? मिडल टर्म विल बी एन ओड है तो 33 प्लस 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 17। तो जो 17th टर्म है वो लाई कहाँ पे कर रही है? वो हमें पता चलेगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। जैसे पहली 7 टर्म यहाँ लाई करेंगी, उसके बाद अगली 5 टर्म में, मतलब 8 से लेके 12 तक यहाँ पे, फिर 13 से लेके 23 तक यहाँ पे, तो मतलब 13 से 23 अगर यहाँ पे है तो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा ये हमारा क्या हो गया? मीडियन क्लास। अब फॉर्मूला हमारा क्या था? स्मॉल एल प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू में आई। स्मॉल एल है हमारा ये, एफ है हमारा ये, सी एफ है ये, और जो एन है वो ये है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 20 प्लस n/2, ये हमारा बन गया 16.5, माइनस 12 डिवाइड बाय 11 इंटू में 10। आंसर विल बी 20 प्लस 45/11। 20 प्लस ये मेरा बन जाएगा 4 प्लस में 1/11। आंसर विल बी 24:1/11। समझ आ गई बात? 24:1/11 ओनली। यहाँ पे नोट बना के एक बात लिख लेना, मीडियन ऑलवेज लाइज बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द मीडियन क्लास। जैसे अभी ये 24 आया ना, तो मतलब जो भी आंसर आना था वो ये 20 और 30 के बीच में ही लाई करना। तो जो हमारा मीडियन होता है वो हमेशा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में लाई करता है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये छोटी सी चीज काफी हेल्प कर देती है जब कभी क्वेश्चंस में वेरिएबल भी हमें गिवन होते हैं। ठीक है ना?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा मोड। मोड निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये मैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का बता रहा हूँ, ठीक है ना। लोअर लिमिट प्लस में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास माइनस में फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, फिर 2 टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास, प्रीसीडिंग क्लास एंड फॉलोइंग क्लास इनटू में आई। यहां पे भी पहला स्टेप वही है। स्टेप 1 क्या है? चूज मोड क्लास। और मोड क्लास हमारा क्या होता है? मोड क्लास इज द क्लास वेयर फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट। जहां पे भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो हमारा मोड क्लास हो जाएगा। फिर जो हमारा ये एल है, ये हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास, एफ जीरो जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास, एफ माइनस वन जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास आ जाएगा, जो उससे पहले वाली क्लास होगी ना उसकी। और एफ प्लस वन, जो ये प्लस वन है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग क्लास, जो उसके बाद क्लास आएगी। और आई का तो आप लोगों को पता ही है, दैट इज क्लास आई। ठीक है, अब इसे भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे सी आई एफ, पंद्रह और सात। अब यहाँ पे हमारा जो मोड क्लास रहने वाला है वो ये रहने वाला है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जो ये है ये एफ जीरो हो गया, इससे पहले वाला ये एफ माइनस वन हो गया, इसके बाद वाला ये एफ प्लस वन हो गया, जो ये है ये स्मॉल एल हो जाएगा। तो मोड का फॉर्मूला क्या था? टू टाइम एफ जीरो माइनस एफ वन माइनस एफ प्लस वन इन टू में आई। स्मॉल एल की वैल्यू क्या आ रही है? 30 प्लस में 15 माइनस 6, 15 दूनी 30 माइनस 6 माइनस 7, और गुणा में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 10। तो ये हमारा बन रहा है 30 प्लस में, नीचे तो आ जाएगा 13 के 17, और ऊपर आ जाएगा 15 में से 6 के 9, 90। तो ये हमारा बन रहा है 30 प्लस में 17 पंजे 85, 5:5/17, विच मीन्स 35:5/17। तो ये हमारा हो जाएगा मोड। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, इजी थे। स्टैट्स हमारा टोटली इजी ही है। कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे भी होंगे भाई, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कुछ कुछ कंसेप्ट हमारे ऐसे भी होंगे जो आपको ड्यूरिंग क्वेश्चन ही समझ में आएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद बारी आती है
हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो भी आप लोगों ने याद रखना है। ए माइनस एम ओ इज इक्वल टू 3 टाइम ए माइनस एम। ठीक है, अभी बताता हूँ ए क्या है, एम ओ क्या है। ए हमारा है मीन, एम ओ हमारा है मोड, फिर ए तो मीन हो ही गया, और ये एम जो है वो हो जाएगा हमारा मीडियन। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जो मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन इक्वल टू मोड है। ठीक है जी, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। इसको याद कैसे रखना वो आपकी अब सिरदर्दी है भाई। ठीक है, क्योंकि इसको मतलब जैसे तुम ड्राइव करोगे ना तो कई तरीके से देखने को मिल सकता है। जैसे मैं ये क्या हो गया, मोड को इधर ले जाऊं और मीडियन और मीन को उधर ले जाऊं, तो मेरा बन जाएगा 3 टाइम मीन माइनस 2 टाइम मोड, और सॉरी मीन इज इक्वल टू मोड। तो ये ऐसे भी ड्राइव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। अब उसके बाद आगे बारी आती है हमारे पास, जो हमारा मीन होता है ना वो हम 3 तरीके का पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन, एक हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और एक हम लोग पढ़ते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो अर्थमेटिक मीन बेसिकली हमारा एवरेज होता है। अर्थमेटिक मीन हमारा क्या होता है, वो एवरेज ही होता है। यही हमारा अर्थमेटिक मीन है। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मान लो मेरे पास n ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 अप टू xn, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो n है। फिर अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं, तो मुझे जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ना उन सबके प्रोडक्ट का मुझे nth रूट चाहिए होता है। अगर n टर्म है तो उसका nth रूट मुझे चाहिए होगा। मतलब कि अगर मान लो मेरे पास ये n टर्म्स है, x1 x2 ऐसे करते करते xn तक है, तो ज्योमेट्रिक मीन मेरा क्या बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन मेरा बनेगा यहाँ पे x1 डॉट x2 डॉट x3 अप टू xn, और पावर में मेरे पास आ जाएगा 1/n। देखो जैसे दो नंबर, अगर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा, ए बी की पावर 1/2। अगर तीन नंबर है तो तीन नंबर का प्रोडक्ट ए बी सी पावर 1/3। जितने नंबर है उतने का उन्हीं का प्रोडक्ट और पावर में भी 1 डिवाइडेड बाई वही आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने 8 नंबर का मल्टीप्लाई करा तो पावर में 1/8 आ जाएगा। तो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। समझ में आई बात? हाँ भी, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? फिर उसके बाद बारी आती है हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या रहता है, एन डिवाइडेड बाय 1/x1 1/x2
ये x1 x2 है भाई, वर्डों पे जाना शायद राइटिंग में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। अगर मान लो कोई दो नंबर है तो दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा? वो होगा 2/1/a+1/b। तो ये बन गया हमारा 2ab डिवाइड बाई a+b। ठीक है जी। अब जो ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किए जाते हैं जब हमें मैक्सिमम सम, मैक्सिमम प्रोडक्ट, मतलब इनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू, सम की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इस तरीके के क्वेश्चन हमसे अगर वो पूछे तो। ठीक है ना। इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम। तो पहला रिलेशन तो ये है कि जो एम है वो ग्रेटर देन होता है जीएम से, और वो ग्रेटर देन होता है एचएम से। फिर दूसरा रिलेशन ये है कि जो एम और एचएम हमारा होता है दैट इज जीएम के स्केयर के बराबर होता है। ठीक है ना। ये दो प्रॉपर्टी, जो ये पहली प्रॉपर्टी है ना, इस चीज को हम लोग यूज करके, हालांकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है यहाँ पे, इस चीज को यूज करके हम लोग हमारा आंसर निकालते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, इफ ए बी सी इज इक्वल टू 81, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब क्योंकि मुझे पता है कि अर्थमेटिक मीन मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन यहाँ क्या बनेगा? 3 नंबर का ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। और ज्योमेट्रिक मीन मेरा क्या बनेगा? यहाँ पे ना मैं 64 कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी रहे थोड़ी। ए बी सी की पावर 1/3। तो ए प्लस बी प्लस सी मेरा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू ए बी सी की पावर 1/3 होगी। तो ए बी सी की वैल्यू 64 दे रखी है, 64 की पावर 1/3। तो ये मेरा क्या बन गया? 3 गुणा में 4, 12। तो मतलब कि जो ए प्लस बी प्लस सी का सम हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ये, मतलब इक्वेशन ये बन रही है कि दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। दैट मींस मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 12 ओनली। ठीक है ना। तो इस तरीके का कंसेप्ट ये यूज होता है, इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो स्टैट्स का जो है वो थ्योरी पार्ट इतना ही है। अच्छा, एक डेविएशन करके भी एक चीज होती है। ठीक है ना। डेविएशन मतलब क्या होता है? अगर वो बोल रहा है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन का तुम मीन से डिफरेंस चेक करोगे। डेविएशन मीन्स डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड द मीन। तो देखो ये डेविएशन वाला कंसेप्ट तो आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तभी समझ में आएगा। जब वो डेविएशन की बात करेगा तब वो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेगा, वो मैग्नीट्यूड की बात करेगा, वो छोटे बड़े की बात नहीं करेगा। मतलब प्लस माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो डेविएशन की बात करेगा तो बस हमें चाहिए होगा डिफरेंस। और वो जरूरी नहीं कि मीन हो, क्वेश्चंस में वो मीन की जगह कुछ भी बोल सकता है, कैन बी एनी नंबर। ठीक है ना। चलो जी, क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है? लेट द पॉजिटिव नंबर a1 a2 a3n इन जीपी। अच्छा, ये सब जीपी में है।
P is the GM of इतना, Q is the GM of इतना. What is the GM of 3n numbers? ओके, देखो टोटल नंबर कितने हैं, A1 A2 ऐसे करते करते A3n तक है, ये सारे के सारे जीपी में है। उसने बोला कि जो जीएम है पहले n नंबर्स का, P जो है वो हमारा बन रहा है A1 डॉट A2 AN और पावर में आ जाएगा 1/n, और Q हमारा बन रहा है AN+1 AN+2, मतलब मल्टीप्लाई में ये A3n। अब ये टोटल टर्म्स कितनी है, 3n में से अगर मैं n माइनस कर दूं तो 1/2n बन रही है। तो यहाँ से अगर मैं A1 डॉट A2 और अप टू AN तक लेके चलूँ तो ये मेरा आ रहा है P की पावर n। सिमिलरली AN+1 AN+2 A3n तक अगर मैं इसे लेके चलूँ तो ये मेरा बनेगा, क्योंकि Q की पावर 2n। अब मुझे इन सभी का GM उसने बोला हुआ है, तो इन सभी का GM क्या बनेगा, इन सभी का GM हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा कि A1 A2 AN AN+1 AN+2 A3n और इसकी पावर 1/3n आ जाएगा। अच्छा, अब इन सभी का प्रोडक्ट मुझे पता है P की पावर n है, और इन सभी का प्रोडक्ट मुझे पता है वो Q की पावर n है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे P की पावर n, Q की पावर 2n और पावर में 1/3n। तो कट के हमारे पास आएगा P की पावर 1/3, Q की पावर 2/3। आंसर जो हमारा होगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी ओनली। ठीक है जी। आई थिंक कलर टाइम्स टू चेंज द कलर। ये हमारे, अब हम लोगों ने पीवाई की स्टार्ट कर दी भाई, दिस इज द पीवाई क्यू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 40 if the GM of these two number is lower than AM by 20%। जो GM है वो AM से 20% कम है, मतलब कि AM बाय GM का अगर मैं रेशो लूँ ना तो वो 5/4 आएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। AM हमें दिया हुआ है, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर 40 है, तो AM मेरा क्या बन जाएगा, 40/2 दैट विल बी 20। तो यहाँ मैंने पुट करा 20 GM 5 और 4, तो GM की वैल्यू आ गई 16। बेसिकली A प्लस बी जो दो नंबर है वो मुझे 40 दे रखे हैं, और यहाँ पे मेरे पास A इंटू बी √AB वो हमें 16 की बने। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये 16 की बने नहीं, 16 का स्क्वायर 256 आ गया। अब हमें बोला गया है कि A माइनस बी निकालो। देखो A माइनस बी कैसे निकलेगा, A माइनस बी का स्क्वायर अगर मैं करूंगा ना तो वो A प्लस बी का स्क्वायर -4AB आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 400 पुट करा मैंने, 1600 बना, 1600 और यहाँ पे ये बन रहा है 4 × 256। तो मतलब मेरे पास जो A माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है, तो A माइनस बी कितना आ जाएगा, दैट विल बी 24। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मतलब अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, काफी टाइम काफी बार यूज होता है पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11041 दिस इफ 93 इज रिप्लेस्ड बाय 94
द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीडियन एंड ओल्ड मीडियन इज 1। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उससे पहले मैं देख लेता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3, 3 6, 3 9, 3 12। देखो डिफरेंस तो 1 का नहीं आएगा क्योंकि 12 है, तो मतलब कि 6th और 7th टर्म में का मुझे डिवाइड बाय 2 करना है। अगर मान लो 93 6th टर्म भी आती है, 7th भी आती है, तो डिफरेंस एक का ही आएगा। एक चीज समझना, अगर वो इन दोनों में से कोई एक टर्म होगी तो डिफरेंस एक का आएगा, 1/2 से डिफरेंस 0.5 का बनेगा। अगर वो इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो डिफरेंस आएगा ही नहीं। तो पहली स्टेटमेंट तो मेरी वैसे ही गलत हो रही थी, मैं इसको मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसको ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की। मीन का देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन न्यू मीन एंड ओल्ड मीन इज लेस देन 0.1। तो भाई जो डिफरेंस आएगा मीन में वो रहेगा हमारा डिफरेंस इन सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंस इन सम 12 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, 1/12 दैट विल बी 0.8, 0.08 सॉरी। तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट कि भाई 0.1 से कम है। द डिफरेंस बिटवीन न्यू मोड एंड ओल्ड मोड इज 0। अब मुझे जो है वो देखना पड़ेगा, अगर मैं 93 की जगह 94 कर दूं तो 94 तो एक ही है, 110 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो पहले भी मोड यही था अभी भी मोड यही है, तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर बनेगा वो 2 एंड 3 ओनली आ। देखो ये क्वेश्चन ना कुछ इस तरीके का था कि बंदे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो मैं कर लूंगा, बट वो इसमें टाइम काफी वेस्ट करेगा। तो मेक श्योर आपको ये छोटी छोटी बातें पता हो। अब मीन का जो ये पार्ट होता है, देखो मीन के लिए ना तुम ये चीज याद रख सकते हो, हालांकि ये एवरेज में हमने पढ़ी भी हुई है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी सेम रहती है ना, न्यू मीन जो हमारा होता है, हाँ लिखते हैं, न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस में चेंज इन सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, तो डिफरेंस इन मीन का मतलब तो वही हो गया, न्यू मीन से मैंने ओल्ड को ले गया इधर, तो यही बचा, तो बस यहीं से हमने आंसर निकाला। इफ द सम ऑफ डेविएशन ऑफ n नंबर्स फ्रॉम 10 एंड 20 आर a एंड b। अब इसका मतलब देखो, सम ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो x1 माइनस ए से डेविएशन का सम 10 है, नहीं नहीं 10 से है सॉरी, x1 -10 प्लस में x2 -10 प्लस में x3 -10, मतलब कि मैं हर एक ऑब्जर्वेशन का 10 से डेविएशन चेक कर रहा हूँ ना, है ना। ऐसे करते करते मेरे पास n टर्म है, तो ये मेरा बन रहा है a। अगर मैं यहाँ पे इसे लिखूं भी x1 x2 xn, तो जो मेरा ये 10 है, अगर ये n टर्म्स हैं तो ये 10 n टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है ना। सिमिलरली दूसरी जो ऑब्जर्वेशन मेरी बनेगी ना, यहाँ पे मैं एक बार इसको पूरा अच्छे से लिख देता हूँ, a प्लस 10n, और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा हमारा x1 प्लस x2 xn, दैट विल बी, वो b है तो b प्लस में 20n। अब उसने पूछा कि व्हाट इज द मीन ऑफ दीज n नंबर्स, व्हाट इज द मीन ऑफ दीज n नंबर्स। तो मैंने गलती कर दी, गलती नहीं करी, मतलब कि मेरे पास अगर ये रेशियो है ना तो मैं रेशियो को यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये 10n और 20n को उधर ही रखता हूँ। ये पूरा जो सम है ना, इस पूरे को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, पूरे को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, a -10n इज इक्वल टू a -20n इज इक्वल टू b। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन हमें बोला गया मीन बताओ क्या होगा, तो मीन का फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे मीन विल बी a बाय n, ऐसा ही बनेगा ना।
ए बाय एन ही तो बनेगा। ए मैंने क्या माना था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मुझे अब ए बाय एन की वैल्यू चाहिए। इनको डिवाइड कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को। मैंने क्या करा, मैंने 2 को 1 से डिवाइड करा, तो मेरे पास आया ए माइनस 20n डिवाइड बाई ए माइनस 10n दैट इज इक्वल टू बी बाई ए। और इसकी वैल्यू -4 मुझे गिवन है। सबसे पहले मैंने n कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, a बाई एन माइनस 20 a बाई एन माइनस 10 और दैट इज इक्वल टू -4। और ये मेरा मीन बन रहा है, इसे मैं x मान देता हूँ। ठीक है, मतलब ये सब मैं कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन हमारी छोटी रहे। तो x माइनस 20 जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है -4x प्लस 40। तो 5x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 60, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो मीन मेरा कितना आ रहा है, 12 ओनली। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन शायद तुम्हें पहली बार जब तुम करा अभी तुम लोगों ने, तो ये थोड़ा सा तुम्हें मे भी मुश्किल लगा होगा। ठीक है ना। तो मेक श्योर कि इसको तुम अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये डेविएशन वाला क्वेश्चन जो है वो चांसेस है, क्योंकि 2-3 बार ये आ चुका है। जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है तो इसका भी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज m देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2m प्लस 5। मीडियन की बात कर रहा है ना। सबसे पहले कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मिडल टर्म पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। 1 8, 8 के बाद आएगा 12, 12 के बाद आएगा 17, फिर आएगा 21, फिर आएगा 28। तो मुझे पांचवी और छठी टर्म चाहिए ना। मीडियन तो हमारा वही बनेगा कि भाई टोटल 10 है तो फिफ्थ प्लस सिक्स्थ डिवाइड बाय 2 से, है ना। तो यहाँ पे m जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 21 प्लस 28 बाय 2। तो 2m की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 8 और 1 9 और 4 49। 49 में मुझे 5 ऐड करना है, 2m प्लस 5 चाहिए। 49 प्लस 5, आंसर विल बी 54 ओनली। ठीक है, ये थोड़ी सी अवेयरनेस तुम्हें दिखानी पड़ेगी भाई। अब मुझे पता था कि मुझे फिफ्थ और सिक्स टर्म चाहिए बस, तो मैंने सिर्फ वहीं तक इसको लिखा, उससे आगे की टर्म्स का मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं लिख के क्यों टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मोड आ गया। अब ये बेसिकली हमें वही है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना। तो मोड का फॉर्मूला क्या था, मोड का फॉर्मूला हमारा ये था कि स्मॉल एल प्लस में f0 माइनस f माइनस 1 f0 टू टाइम माइनस माइनस 1 प्लस 1 इनटू में आई। तो सबसे पहले मोड क्लास चूज करना पड़ेगा। मोड क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये हो गया मोड क्लास। अब मुझे इतना पता चल गया कि हमारा आंसर 60 और 90 के बीच में है, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही कट गया मेरा। ठीक है, 60 पुट करा, ये f0 है, ये f माइनस 1 है, ये f प्लस 1 है। 60 7 माइनस 5 14 माइनस 5 माइनस 4 इनटू में 30। 60 प्लस में 2, नीचे मेरे पास आ रहा है 5 गुणा में 30। तो 6 दूनी 12, तो मेरे पास आ गया 72। आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली, 72 ओनली। ठीक है जी। हमें बोला गया है कि P इज मीडियन, Q इज मोड, सेटिस्फाई द रिलेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ R। अब मुझे मीडियन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ना थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं पहले। 0 30, 30 60, 60 90, 90 120। और ये मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 4 5 7 और 4, 5 4 9, 9 7 16 और 20, 20 बन रहा है। अगर ये मेरा एफ है, सी एफ अगर मैं लिखूं तो 4 9 16 और 20। मिडल टर्म मेरी यहीं पे लाई कर रही है।
10वीं और 11वीं, तो ये मीडियन क्लास हो गया। तो हम मीडियन में निकालता हूँ, मीडियन जो कि पी से रिप्रेजेंट करना हमें, है ना। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, लोअर लिमिट 60 प्लस में n/2, n/2 20/2 आ जाएगा, माइनस सी एफ 9 है, डिवाइड बाय एफ, एफ 7 है, गुणा में 10, 10 नहीं 30। तो मेरा जो पी बन रहा है वो बन रहा है 30 प्लस में 10 माइनस 1, 30/7, 60, सॉरी 60 है ये, 60 प्लस में 30/7, ठीक है। तो अगर मैं इसको पी को लिखूं पूरा, 7×42, ये बन रहा है 450। 7p की वैल्यू 450 बन रही है। मुझे यहाँ पे चाहिए 7q माइनस 7p 9r। 7q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 × 72 था, माइनस 750 9r। जो ये क्यू है, क्यू तो मैंने अभी अभी निकाला ना 72, यहाँ पुट कर दिया बस, 7 दूनी 14, एक आंसर 504। ये मेरे पास आ रहा है 54, 9r, आर की वैल्यू आ जाएगी 6 होंगी। देखो भाई कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और कितने आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका मीन चाहिए, सी आई 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, मतलब कंसेप्ट भी यूज हो रहे हैं, बट उसने मेक श्योर करा है कि भाई बच्चे को ज्यादा जो है कैलकुलेशन ना करनी पड़े। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 3, 1, 2। अब यहाँ पे मीन कैसे निकालते थे, हमें एक्स आई चाहिए होता था, वो इनकी मिडिल टर्म होती थी, है ना। तो 45, 55, 65, 75। अब चाहिए एक्स आई एफ आई, 45 × 4 = 180, 55 × 3 = 165, 65, 75 दूनी 150। तो 5, 5, 10, 0, एक आंसर। तो 6, 6, 12, 6, 18, 18 और 8, 26, 6, 2 आंसर 560। और ये मेरा बन रहा है 4, 3, 7, 1, 8, 2, 10। तो हमारा मीन क्या बन जाएगा, मीन विल बी समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो 560/10, आंसर विल बी 56 ओनली। इफ m इज द मीडियन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3m, देख लेते हैं भाई। वही है, यहाँ पे 40-50, 50-60, 60-70, 70-80। देखो मैं यहाँ पे ना ये तुम्हें ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, बट अगर तुम्हारी जगह मैं पेपर में होऊंगा ना, मैं ऐसा इतना टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करूंगा। 4, 3, 1, 2, ये तो एफ हो गया। सी एफ मेरा क्या बन जाएगा, 4, 7, 8, 10। तो मिडल टर्म जो है वो यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है ना। तो मीडियम अगर एम है, एम की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस में n/2, n/2 हो गया 10/2, 5 -4/3 गुणा 10। तो एम मेरा बन रहा है 50 प्लस में 10/3। एलसीएम ले लेते हैं, तो एम की वैल्यू आ रही है 160/3, तो 3m की वैल्यू आएगी 160 होगी। आंसर विल बी 160 ओनली। अगला देखते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 200, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। देखो एक्स आई और एफ आई, 0, 1, 2, 3, 4, 5। एफ आई दिया हुआ है मुझे 46, पी क्यू 25, 10 और 5। अब यहाँ पे अगर पहले मुझे मीन निकालना है तो मुझे एक्स आई एफ आई चाहिए होगा। तो ये कितना बन रहा है, 0, पी
टू क्यू, बची थी 75, 4 और 10 40, 25। हालांकि समीशन ऑफ एफ आई मुझे 200 दिया हुआ है, ये 200 दिया हुआ है कि टोटल फ्रीक्वेंसी 200 है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं, 35, 5 40, 40 और 46 86, तो मेरे पास ये बन रहा है 86 प्लस पी प्लस क्यू 200। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 200 में से 86 गए 114। तो इधर जो मेरी वैल्यू बनी है वो बन रही है पी प्लस 2 क्यू, और 75 4 2500 140 प्लस 140। तो जो मेरा पी प्लस, देखो एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन मैं क्या बनाऊंगा, जो मेरा मीन है, मीन इनटू में अगर मैं समीशन ऑफ एफ आई करूं, तो समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई आ जाएगा। तो मीन दे रखा है 1.46, इनटू में 200, तो ये मेरा बन रहा है पी प्लस 2 क्यू प्लस में 140। टू 92। पी प्लस 2 क्यू वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2, 9 में से 4 गए 5, 2 में से 1 गया 1। एक इक्वेशन वो ये बन गई, दूसरी ये बन गई 1 2। 1 - 2 अगर मैं करूं, तो मेरे पास आ रहा है क्यू इज इक्वल टू 152 माइनस 114। तो कितना बन रहा है ये, 12 में से 4 गए 8, 14 में से 11 गए 3, 38 बन रहा है। क्यू की वैल्यू तो आ गई 38, इसे पुट कर दो यहाँ पे, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 114 माइनस 38। सो पी विल बी, 14 में से 8 गए 6, 10 में से 3 गया 7, तो पी की वैल्यू तो बन रही है 76 ओनली, क्यू की वैल्यू बन रही थी 38। दोनों इक्वेशन हो गए। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? तो मीडियन भी कर लेते हैं भाई यहाँ पे, एक मिनट, 0 1 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी क्या बनी थी 40, क्यू की वैल्यू तो 38 आ रही थी, और पी की वैल्यू क्या आ रही थी 76। 76, और यहाँ पे बन रहा है हमारा फिर ये 25, 10 और 5। देखो टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 200 है, तो मतलब कि मुझे देखना है कि 100 और 101th वो टर्म कहाँ पे लाई कर रही है। तो अगर मैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखूँ 46, 6 6 12, एक आंसिल 7 5 12, तो मतलब कि जो मेरी चाहिए मुझे मिडिल टर्म वो यहीं पे लाई कर रही है। तो मेरा जो मीडियन बन जाएगा वो 1 बन जाएगा, क्योंकि 100th टर्म भी 1 है, 101th टर्म भी 1 है, डिवाइड बाई 2, तो 2/2 आंसर विल बी 1 ओनली। x is harmonic mean between y and z, which one of the following is correct? तो अगर x हार्मोनिक मीन है, मैंने अभी भी बताया था ना कि दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये होता है। तो ये x के इक्वल है, और a और b की वैल्यू है y और z। 2yz कहाँ पे आ रहा है, yz कल्ला 2 यहीं पे आ रहा है, आंसर मेरा यही होगा। बाकी देख लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई एक्स जेड माइनस में 2yz, बिल्कुल। तो आंसर बन रहा है ऑप्शन बी होंगी। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट of n values measured from 50 is -10, और यही ऑब्जर्वेशन अगर 46 से मेजर करें, तो वो बन रहा है हमारा कितना, 70। व्हाट इज द मीन ऑफ द वैल्यूज? वैसे ना इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, 50n, चलो देखो इधर, चलो ये समझाना तो पड़ेगा ही मुझे।
जैसे मैंने पहले लिखा था कि x1 -50, x2 -50, तो ये वैल्यू मेरी जा रही है xn तक, -50, ये मेरा -10 मुझे गिवन है। तो अगर मैं x1 प्लस x2 इनको मैं एक साथ लिखूं और अगर मैं 50 चेक करूं तो वो टोटल n टाइम माइनस हुआ है, तो ये वैल्यू -n आ रही है। जो ये सम बन रहा है ना, इसे मैं a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो मेरा बन रहा है ये a माइनस 50n डिवाइड इज इक्वल टू -10। अगर यही चीज 46 से करें तो 50 की जगह 46 आ जाएगा बस, तो ये 70 बनता है। अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द मीन ऑफ द वैल्यू। अगर मैं इन्हें डिवाइड करूं, अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ रहा है a माइनस 50n -10 70 a माइनस 46n, जीरो से जीरो गया। और n को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो a बाई एन -50 a बाई एन -46 इज इक्वल टू -1/7। तो a बाई एन जो मेरा बन रहा है वो मीन बन रहा है। x बार से चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ी जगह, x बार -50 इंटू में 7 -1 इंटू एक्स बार -46, तो 7x बार 750 माइनस एक्स बार प्लस 46, 8x बार मेरा बन रहा है 396। एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 50 पे तो 400 से बन जाएगा, 49.5 आ जाएगा। एक्स बार आ गया 396/8, 49.5। The data of different natural number 4, 7, 10, 14 this are in ascending order. How many possible values for the median of the data for various values of x? नेचुरल नंबर्स बनने चाहिए ना, नंबर नेचुरल बनना चाहिए, तो x की वैल्यू तो मैं हाफ भी पुट कर सकता हूँ, 1 भी पुट कर सकता हूँ, और 14 और 22 के बीच में आना चाहिए। 14 और 22 के बीच में ये दो नंबर बन रहे हैं हमारे कितने, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5। अगर सबसे पहले मैं x को 5 पुट करूँ, नहीं 6 पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 6 पे ये बन रहा है मेरा 12 और 3 15, और इधर बन रहा है ये 12 और 5 17। फिर मैं x को 6.5 पुट करूंगा क्योंकि 6.5 पे भी ये नंबर नेचुरली बन रहा है, 13 3 16 और यहाँ पे 18। फिर x इज इक्वल टू 7 पुट करा, 14 3 17, 14 और 5 19। सिमिलरली 7.5 पे बन जाएगा 18 और 20, 8 पे बन जाएगा ये 19 और 21। हाँ, ये 5 वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है। अब मीडियन, मैंने मीडियन नहीं निकाले, मैंने सिर्फ इतना देखा कि x की कौन कौन सी वैल्यू पुट करके ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे तो मीडियन भी अपने आप डिफरेंट आएंगे। समझ आई बात? तो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज हमारी बनेंगी, 5।